हाँ दोस्तों, तो एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड फोर्सेस का 911 डिवीज़न 2। तो इसमें मैं 3 सवाल ही सॉल्व कर पाया। चौथा सवाल मैंने सोचने की बहुत कोशिश करी, पर मैं कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं सोच पाया उसके लिए। तो हाँ भाई, तो सब तो ये 3 सवाल मैंने हल किए हैं। तो हम ये 3 सवाल ही आज इन 3 सवालों पे ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले पहला सवाल, ए, कवर इन द वाटर। तो सवाल को भाई बड़े ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और सवाल को समझने के बाद ही हम अपना सोल्यूशन सोचेंगे। ठीक है ना भाई? तो सवाल को ढंग से पढ़ो। ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ो। हाँ जी, सवाल बोलता है, एक फिलिप करके लड़का है, उसके पास रो ऑफ सेल्स है, some of which are blocked and some of which are empty. He wants all the empty cells to have water in them. He has two actions. One, place water in the empty cell. Two, remove water from the cell and place it to any other empty cell. अगर हिंदी में समझें तो कह रहा है कि एक उसके पास रो है सेल्स की, जिसमें से कुछ ब्लॉक करे हुए हैं और कुछ खाली हैं। तो वो चाहता है कि जो खाली पड़े हुए हैं उनमें पानी आ जाए। ठीक है, तो उसके पास दो तरीके के एक्शन हैं। या तो वो पानी रखे खाली सेल में, या फिर किसी सेल में जहाँ पे पहले से पानी रखा हुआ है उसको उठाए और किसी दूसरे सेल में रख दे। एंड इफ एट सम मोमेंट्स सेल आई 2 से लेके n-1 इज एम्प्टी एंड बोथ सेल्स i-1 एंड i+1 कंटेन्स वाटर, देन इट बिकम्स फिल्ड विद वाटर। ये कह रहा है कि अगर किसी सेल में पानी रखा कोई सेल खाली है और उसके लेफ्ट वाले, दाएं वाले और बाएं वाले, राइट वाले में पानी पहले से मौजूद है, तो उस बीच वाले में भी पानी आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालो एक्शन 1 के लिए, ताकि वो सारे खाली सेल्स में पानी भर सके। ठीक है, एक्शन 2 वो चाहे जितनी बार भी लगाए, मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक्शन 1 है उसको वो हमेशा लगाना, उसको मिनिमाइज़ करना है बेसिकली। ठीक है, टेस्ट केसेस में कुछ खास है नहीं, टी की वैल्यू 100 है, एन की वैल्यू 100 है। तो देखते हैं। ठीक है, पहला टेस्ट केस देखें तो पहले टेस्ट केस का में 3 डॉट दे रखे हैं और उसका आंसर है 2, सेकेंड का आंसर है 2, थर्ड का 5। तो चलो मैं इसको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, है ना भाई? तो यार ये देखो, इसमें आपके ये डॉट गिवन है, मतलब एक स्ट्रिंग है डॉट्स की, और आपके हैश हैं। हैश मतलब ब्लॉक सेल्स हैं। ठीक है ना भाई? तो यार पानी भरना है हमें। तो जैसे मान लो यहाँ हमने पानी भरा, तो हम यहाँ भी तो हम इस पानी को चाहे यहाँ मूव कर सकते हैं, चाहे मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक्शन 1 लगाया। अब एक्शन 2 चाहे हम कितनी बार भी लगाएं, इसको यहाँ मूव करें, यहाँ मूव करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसमें ना ढंग से देखेंगे तो कुछ सिनेरियोज़ बन रहे हैं। अगर हम उन सिनेरियोज़ को ध्यान से समझ लें तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, बस इंट्यूशन है। ना इसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, ना कोई एल्गोरिथम लग रहा है, केवल बेसिक ऑब्जर्वेशन लग रही है। बस वो बेसिक ऑब्जर्वेशन देखो और आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है ना भाई? तो यार वो बेसिक ऑब्जर्वेशन अगर आपको नहीं दिखी तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 3 एम्प्टी सेल्स इकट्ठा आ रहे हैं, मान लो ये 3 सेल्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा 2 सेल्स भर सकते हैं और बीच वाला कोई खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है ना भाई? अब ये सेल हमेशा अपने आप भरता रहेगा। इसमें हमने पानी डाला, ये भर गया। अब इसमें पानी भरने के बाद हम सेकेंड ऑपरेशन लगा के इसको आगे भेज सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो इस केस में हमें केवल 2 ऑपरेशन लगाने पड़े, है ना? तो इसका मतलब है अगर आपके पास 3 या उससे ज़्यादा एम्प्टी सेल्स एक साथ इकट्ठा आते हैं ब्लॉक सेल्स के बीच में, तो हमेशा आपको 2 ही ऑपरेशन लगेंगे। समझ में आ रही ना भाई बात? अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरे से बात करो, मैसेज करो, मेरे से पूछो। ठीक है ना भाई? अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास 2, 3 या उससे ज़्यादा इकट्ठा सेल्स नहीं आ रहे हैं, तब आपको ऑपरेशन 1 ही लगाना पड़ेगा। तब आप ऑपरेशन 2, तब आप उस बीच वाले भरने वाली चीज़ का फ़ायदा उठा ही नहीं सकते, है ना? तो ऑपरेशन 2 लगाओ और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, तो 2 केस हैं। केस 1,
अगर आपके 3 सेल कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं कहीं भी, तो आप एक फ्लैग सेट कर सकते हो, ट्रू कर सकते हो, और इस केस में आप हमेशा 2 प्रिंट करवा सकते हो आंसर। दूसरा केस है कि आपके सेल्स कॉन्जिक्यूटिव 3 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ रहे हैं, तो आप डॉट को काउंट कर लो और उसका जो भी नंबर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो प्रिंट करा दो। तो बस इतना ही था इस सवाल में। देखा कितना आसान होता है। कोड फोर्सेस का ए सवाल और बी सवाल बहुत ही सरल रहते हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, बस सवाल को ध्यान से पढ़ो, समझो और करो। कोड दिखा देते हैं। कोड में भी कुछ खास है नहीं, कोड बड़ा सरल सा है, ठीक है ना भाई। ये स्ट्रिंग है एन हमारा, ये हमने एन इनपुट लिया, स्ट्रिंग इनपुट ली, कॉन्जिक्यूटिव को 0 सेट किया, मैक्स कॉन्जिक्यूटिव चेक कर रहा है कि एक बार में कितने डॉट कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं। तो अगर हैश आया तो मैं मैक्स को अपडेट कर दूंगा, ठीक है, वरना मैं करंट को बढ़ा दूंगा। लूप के बाहर भी एक बार चेक कर लूँगा, अगर उसका 2 से ज़्यादा आ रहा है तो 2 ही प्रिंट करूँगा, ठीक है ना भाई, वरना मैं काउंट प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लॉरा एंड ऑपरेशन। ध्यान से सुनो भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल, और ध्यान से करेंगे, कोई नाटक नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना भाई। लॉरा ये फालतू की बातें, कहानियाँ बना रहे हैं यहाँ पे, कहानियों की बात नहीं करेंगे। नेमेंजा wrote some digits on the board, all of them are either 1, 2 or 3, ठीक है। The number of digits 1 is A, 2 is B and 3 is C. He told Laura that in one operation she can do the following: select 2 different digits and erase them from the board. After that, write the digit 1, 2 or 3 different from both the erased digit. तो यहाँ तक क्या बोल रहा है कि हमें कुछ डिजिट्स दे रखी हैं बोर्ड पे लिखी हुई, वो या तो 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं। 1 को A बार लिखा गया है, 2 को B बार लिखा गया है और 3 को C बार लिखा गया है। अब क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट उठा सकते हैं, जैसे मान लो 1 और 2 उठा लिया, उसको हटा सकते हैं और उसकी जगह पे तीसरा डिजिट लिख सकते हैं। अब वो तीसरा डिजिट पहले और दूसरे से अलग होना चाहिए। जैसे हमने 1 और 2 उठाया तो तीसरा 3 ही हो सकता है और 1 और 2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एग्जांपल से समझा रहा है, ये हम वही बात है जो मैंने भी आपको बोली। अब वो कह रहा है कि हमें चेक करना है कि क्या ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ऐसा केस बचता है कि या तो 1 ही लिखा रहे, या तो 2 ही लिखा रहे, या तो 3 लिखा है। तीनों के लिए हमें अलग अलग निकालना है। 1 ही डिजिट प्रेजेंट होनी चाहिए पूरे ब्लैक बोर्ड पे, 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए। तीनों के लिए हमें बताना है। 1 प्रिंट करें अगर वो डिजिट हम चाहते हैं कि वो डिजिट अकेले बचे और वो बच सकती है। 0 प्रिंट करें अगर ऐसा संभव नहीं है तो, ठीक है। टेस्ट केस की बात करें, 10 की पावर 5 है। ABC के कंस्ट्रेंट्स छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ब्रूट फोर्स से भी जा सकते हैं, लेकिन सिंपल मैथ है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, केवल सरल सी गणित लगानी है आपको। तो एक बार हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ लेके देख लेते हैं। A1 2, B 3 और C 2। ये A1 B1 छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि A आपका 2 बार आता है, B आपका 3 बार आता है, 2 आपका 3 बार आता है और 3 भी आपका 2 बार आता है, ठीक है ना भाई। तो यार बात करते हैं A की। मान लो हमें चेक करना है कि क्या हम ब्लैक बोर्ड पे 1 लिखा हुआ छोड़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यार हम क्या कर सकते हैं, 3 हमारे पास 3 है और हमारे पास 2 है, तो हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। 2 ऑपरेशन लगा के हम इसको 1 कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं और इसको हम बना सकते हैं 4, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे 1 बच गया। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं इस 1 को यहाँ पे नहीं ला सकता, चाहे मैं कुछ भी करूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास C ख़त्म हो चुका है और मेरे पास B बचा है और A मेरे पास 4 बार है। तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो मैं इसको बढ़ा दूंगा, है ना, इसको मैं दोबारा 3 कर दूंगा। सॉरी यहाँ पे मैंने 4 1 0 लिखा है ना। अब मैं कह रहा हूँ ये
1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इसको मैं 0 करता हूँ, इसको मैं 3 करता हूँ और इसको मैं 1 करता हूँ। अभी 1 यहाँ आ गया, अभी 1 इधर आता रहेगा या तो इधर ही आता रहेगा, इसको मैं यहाँ पे पहुँचा ही नहीं सकता, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे एक और 1 होता तो मैं कर सकता था, है ना। अगर यहाँ पे एक और 1 होता, 3 1 0 की जगह 3 1 1 होता, तब मैं ये काम आसानी से कर लेता, है ना। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, चलो एक बी के लिए भी देख लेते हैं। बी के लिए 2 3 2 है। अब हमें बी बनाना है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे तो ये इनको पकड़ना है, इनको हटाना है और उसमें जोड़ देना है। ये तो बहुत सरल है, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूँ अगेन, तो सी में भी वही समस्या आएगी, है ना। अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ तो 0 1 ये हमारा 4 बन जाएगा। अभी 1 यहीं घूमता रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। लेकिन अगर ये 2 4 2 होता, मान लो 2 4 2 होता, तो ये ऐसे होता, है ना। ये इसमें से 2 घटा के इसमें जोड़ दिया, है ना। अब इसके बाद ये 2 और 4 बचे हैं, है ना। तो 4 और 2 का प्रयोग करके हम यहाँ पे दोबारा 1 बना सकते हैं, यहाँ पे हम 1 रहने दे सकते हैं और ये हमारा 3 हो जाएगा। अब इनको हम यहाँ पे किसका सकते हैं यार। तो अगर तुमने जरा सा भी दिमाग चलाया हो, ढंग से देखा हो, तो तुम्हें पता लग गया होगा कि अगर हमें ए बनाना है, एक सारे एलिमेंट्स को ए बनाना है, तो बी और सी का सम हमेशा इवन होना चाहिए। इसी तरह से अगर मुझे बी बनाना है तो ए और सी का सम इवन होना चाहिए, और अगर मुझे सी बनाना है तो मुझे ए और बी का सम इवन होना चाहिए। बस इतना ही सोचना था। देखा, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, इतना सरल सवाल था ये। तो यार बस हल्का सा दिमाग चलाना है। मैंने अभी तक कोई डेटा स्ट्रक्चर लगाया ही नहीं किसी भी सवाल में, केवल मैं सिंपल गणित लगा रहा हूँ। तो यार यही होता है, अभी पहले 2 सवाल में गणित ही लग रही होती है। तो यार देखते हैं, इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। कुछ बहुत छोटा सा कोड लिखा है, कोड लिखना क्या ही है इसके कोड में, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल सा कोड है। देखो भाई, ये देखो 3 वेरिएबल बनाया, फॉल्स बूलियन वेरिएबल को फॉल्स सेट कर दिया, अगर इवन सम आता है तो ट्रू 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 कर दिया और प्रिंट करवा दिया, बस कुछ भी नहीं किया मैंने, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल भी सरल है, कुछ खास नहीं है अगले सवाल में। अगला सवाल है अंजीज बाइनरी ट्री। अरे बाइनरी ट्री पढ़ लिया, कुछ कठिन ना लगे सवाल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है, डीपी का कंसेप्ट लगेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर आप नहीं जानते हैं डीपी क्या है तो ज़रूर पढ़ें। मैं भी किसी दिन, अगर आप बोलें तो डीपी का कोर्स डालने का प्रयास कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं, सवाल को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे और करेंगे। क्या बोलता है, कैस्के कीप्स गेटिंग लेफ्ट ऑन सीन। ये तो कहानी बना रहा है, ये छोड़ो, सवाल यहाँ से शुरू होता है। अंजी, इस वाले पार्ट्स, हाँ। अंजी हैज़ अ गिवन binary tree with n vertices. Vertex 1 is the root and does not have the parent. All other vertices have exactly one parent. Each vertex can have up to 2 children, a left child and right child. For each vertex, Anji tells this that both of its left and right vertices exist or do not exist. ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा, कह रहा है बाइनरी ट्री गिवन है, इसका 1 रूट है, और रूट के अलावा मतलब बाकी नोड्स के हमारे पास या तो लेफ्ट चाइल्ड हो सकते हैं, या तो राइट चाइल्ड हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, या कोई भी नहीं हो सकता, ये केस है, ठीक है। तो ये बताया, इनपुट इस तरह से देगा कि आपको नोड बता देगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और राइट चाइल्ड उसका वैल्यू क्या है, वर्टेक्स कौन सा है ना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि हर वर्टेक्स पे कोई लेटर लिखा हुआ है, यू एल और आर, इनका क्या मतलब है इन लेटर्स का। If the letter on this current vertex is U, he moves to its parent. If it doesn't exist, he doesn't nothing. तो क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी नोड पे खड़े हो और उस पर U लिखा हुआ है, तो अगर उसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है तो वो उस पर चला जाएगा।
सिमिलरली एल और आर की बात कर रहा है, अगर एल लिखा हुआ है तो उसके बाएं चाइल्ड यानी अर्थात लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तब वो कुछ नहीं करेगा। अगर आर लिखा हुआ है तो वो राइट चाइल्ड पे जाएगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर इज जर्नी ही कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, चूज एनी नोड एंड रिप्लेस द लेटर रिटन ऑन इट विथ अनदर नोड। तो क्या कह रहा है कि किसी भी नोड को पकड़ सकता है वो, और उस नोड पे जो भी लिखा गया है उसको किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से लिख सकता है। तो सवाल में क्या बोल रहा है, यू आर इंटरेस्टेड इन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस ही नीड टू डू बिफोर दिस जर्नी सच दैट व्हेन ही स्टार्ट्स हिज जर्नी ही विल रीच अ लीफ नोड एट सम पॉइंट। तो वो कह रहा है कि ये ऑपरेशन लगा के अल्फ़ाबेट चेंज करके मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें कितनी बार करना पड़ेगा ताकि वो एक लीफ नोड पे पहुंच जाए। लीफ नोड क्या होता है, ऐसा नोड जिसके बच्चे नहीं होते हैं, चिल्ड्रन नहीं होते हैं। इट डज नॉट मैटर विच लीफ ही रीचेस, नोट दैट if it does not matter he will stay on the leaf, he just need to move to it. Additionally, note that it does not matter how many times he need to move before reaching a leaf. तो हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना लंबा पार्ट ट्रेवर्स करेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो लीफ पे पहुंच गया तो उसके बाद उस पर क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार हम वहाँ पहुंच गए तो ठीक है। और बस इतना ही बोल रहा है, इन दो लाइन का ये मतलब है। अगर दोबारा मैं रिपीट करूँ तो ये बोल रहा है कि जो भी हम पाथ से आ रहे हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हम एक बार लीफ पे पहुंच गए उस पर क्या लिखा हुआ है उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार पहुंच गए तो पहुंच गए, हमें बस मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स को हम चेंज करें ULR को, ताकि हम लीफ तक पहुंच पाएँ। सवाल का इनपुट भी एक बार ढंग से समझ लेते हैं कि किस तरह से इनपुट दे रहा है वो। पहले तो टेस्ट केस दे रहा है, ठीक है, फिर n दे रहा है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द बाइनरी ट्री, फिर हमें एक कैरेक्टर स्ट्रिंग दे रहा है जिसमें हर नोड पे क्या लिखा गया है वो दे रहा है। जैसे 1 LRU का मतलब है 1 पे L, 2 पे R, 3 पे U। ठीक है, और फिर हमें इंटीजर्स दे रहा है LI और RI। इसका क्या मतलब है, LI का मतलब है लेफ्ट, उसके लेफ्ट में क्या है, और RI का मतलब है उसके राइट में क्या है। जैसे 1 के लेफ्ट में 2 है, इस टेस्ट को देखें अगर हम, 1 के लेफ्ट में 2 है, 1 के राइट में 3 है। 0 का मतलब है कि उसका लेफ्ट या राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 2 और 3 के लेफ्ट राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि एक भी ऑपरेशन लेगा हमें सीधा लीफ पे बिना कुछ करे पहुंच जाएंगे, है ना भाई। तो मेरी उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार ड्रॉ करके भी समझा देते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा बाइनरी ट्री है ना भाई, हम खड़े हैं यहाँ पे, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं LRU LRU। ठीक है, हमें लीफ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है, इनको फॉलो करके। जैसे U है, अभी तो मैं 1 पे खड़ा हूँ, 1 पे U लिखा हुआ है, तो 1 का पेरेंट तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, आगे बढ़ूँगा ही नहीं। तो इसका मतलब है हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें या तो L करना पड़ेगा या R करना पड़ेगा। हमने L कर दिया, तो इसमें हमें कितना लगा, एक ऑपरेशन यहाँ लग गया। अब हम 1 से लेफ्ट में गए, अब यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, हमें कुछ नहीं करना, दोबारा लेफ्ट में चले गए, अब हम लीफ पे पहुँच गए। तो इसका आंसर है 1 ऑपरेशन। तो मतलब हमें मिनिमम 1 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे ताकि हम लीफ तक पहुँच जाएँ। अगर हम राइट जाते हैं, सपोज़ हम इसको R करते, तो यहाँ पे R है, तब भी हम पहुँच जाते हैं, ठीक है, तब भी एक ऑपरेशन ही लगता। तो हमें ये जो ऑपरेशन लगा रहे हैं इसको मिनिमाइज़ करना है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरे पास ज़रूर आएँ, मेरे से पूछें, मैं सवाल की चर्चा करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो यार इसमें हो सकता है कोई और भी अप्रोच हो। मैंने इसको सोचा DP से। DP से कैसे यार, जब भी हम DP से सोचते हैं तो या तो हम टैबुलेशन से सोचते हैं या तो हम मेमोराइजेशन से सोचते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मेमोराइजेशन ज़्यादा सरल लगता है टैबुलेशन से, है ना। तो मेमोराइजेशन क्या होता है, पहले आप रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हो,
फिर उसको मेमोराइज कर देते हो। बस इतना ही करते हैं। तो यहाँ पे बस 1D DP लग रही है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे लग रही है और क्यों लग रही है। तो यार मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखूँगा, और रिकर्सिव सॉल्यूशन को मैं क्या कर दूंगा भाई, मेमोराइज। देखते हैं कैसे। तो यार सबसे पहले मैं 1 पे खड़ा हूँ, ये मान लो मेरा ट्री है ना, मैं खड़ा हूँ 1 पे। अब 1 पे मैं खड़ा हूँ। अब यार मेरे पास 2 पॉसिबल केसेस हैं, या तो मैं इसके लेफ्ट में जाऊँ या इसके राइट में जाऊँ। क्या अब जाने का कोई सेंस बनता है? बिल्कुल नहीं। अब जाने का कभी भी सेंस नहीं बनेगा। अगर आप अब जा रहे हो ना, तो अब जाने का मतलब है कि आप ऊपर जा रहे हो। अब वो तो ऊपर वाले नोड ने क्या बोला था कि आप राइट पे जाओ, पर राइट वाले ने क्या बोल दिया, आप अप पे जाओ। अब आप यहीं घूमते रहोगे, आप कभी भी लीफ पे पहुँच ही नहीं पाओगे। तो हम कभी भी, हमें अब जाना ही नहीं है। अगर हमें यू मिल जाता है रास्ते में लीफ को छोड़ के, तो हमें तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक है ना भाई? तो यार ठीक, तो 1 पे खड़े हैं। 1 पे हमारे पास 2 कैसे है, तो हम लेफ़्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे। यहाँ पे जो भी लिखा है उसको हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पे अप लिखा हुआ है तो उसका मतलब हमें एक स्टेप यहीं लग गया। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो, या तो हम लेफ़्ट में जाएँ या राइट में जाएँ। दोबारा अब मान लो हम यहाँ लेफ़्ट में चले गए। अब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लेफ़्ट में जाएँ या राइट में जाएँ। सिमिलरली यहाँ पे या तो लेफ़्ट में जाएँ या तो राइट में जाएँ। तो इन सब से जो भी मिनिमम आंसर आएगा उनको उठा के हम ऊपर वाले को पकड़ा देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा एक फंक्शन होगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ट्री एज इनपुट होगा। फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग वो बताएगी कि उस पर अभी क्या लिखा गया है, एट द प्रेजेंट। उसके अलावा हमारे पास करंट नोड होगा, जो कि हमारा इनिशियली 1 होगा, क्योंकि हम रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। बेस केस क्या बनता है यहाँ पे? बेस केस तो ये बनता है जी कि हम लीफ पे आ गए। लीफ पे हम कब आएंगे? जब करंट नोड का लेफ़्ट 0 हो एंड करंट नोड का राइट 0 हो, तब हम 0 रिटर्न कर देंगे। बस इसका मतलब हमें कोई स्टेप नहीं लगा। बेस केस तो ये है ना। रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या करते हैं, बेस केस तो लिखते हैं, बेस केस लिखते हैं और उसके स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स मैंने आपको ऊपर दिखाई दिए हैं। क्या स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं, लेफ्ट तो लेफ्ट जाओ या तो राइट जाओ, है ना। तो दूसरा सिनेरियो क्या होता है? दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है, ए और बी, इसको दोनों को इन्फिनिटी से इनिशलाइज कर दिया। इन्फिनिटी से मतलब कि वहाँ से हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा जो भी हम सोच रहे हैं, या फिर बेटर आंसर नहीं मिल रहा। तो यार अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो हम लेफ़्ट में जाएंगे। कैसे जाएंगे? ए इक्वल टू, अब चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत है। वो कैसे चेक करेंगे? अपनी स्ट्रिंग का जो वैल्यू है वो एल के बराबर अगर नहीं है तो हम उसको ऐड कर देंगे, है ना। क्यों करेंगे? क्योंकि एल वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, या तो यू लिखा होगा या तो आर लिखा होगा। तो अगर एल लिखा हुआ है तो उसका मतलब हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, और हम लेफ़्ट चले जाएंगे। करंट नोड का लेफ़्ट। इसी तरह से राइट के लिए भी हम लिख देंगे यहाँ नीचे। यहाँ पे बस लेफ़्ट की जगह राइट आ जाएगा और यहाँ पे भी राइट आ जाएगा। दोनों का मिनिमम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया रिकर्सिव सॉल्यूशन। ढंग से देखें तो क्या हो रहा है? अगर बेस केस ये है कि अगर लेफ़्ट और राइट नल एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हमें कुछ स्टेप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लीफ पे ही खड़े हैं। वरना हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो लेफ़्ट जाओ अगर लेफ़्ट जा सकते हैं तो, और राइट जाओ अगर राइट जा सकते हैं तो। दोनों का मिनिमम ले लो। सिंपल रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा। अब इसको मेमोराइज़ कैसे करते हैं? मेमोराइज़ करने के लिए हमेशा ये देखो कि आपके जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं उनमें से क्या चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है केवल उसी को मेमोराइज़ करेंगे हमेशा।
अगर 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं और अगर आपको लगता है उसको एक में लाना है तो आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे तो खैर कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है, करंट नोड। तो हम सिंपल एक डी का एरे बना सकते हैं, डी एरे 10 की 3 जो भी क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है, ठीक है। और उसको हम स्टोर करा सकते हैं और इनिशियलाइज कर देंगे -1 से, स्टोर करा देंगे और फिर जहाँ पे वो अगर उसको वैल्यू मिल रही है तो वो डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, वरना कैलकुलेट कर लेंगे। अब कोड देख लेते हैं, कोड से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा था मैं यहाँ पे। हाँ भाई, तो ये कोड है। तो मैंने पहले टेस्ट केस इनपुट करे, फिर ये डी पी एरे बनाया, डी पी एरे को -1 से इनिशलाइज कर दिया, स्ट्रिंग एस लिया, उसको इनपुट कराया, फिर ये बाइनरी स्टोर आने के लिए वेक्टर ऑफ पेयर बनाया, ठीक है। फिर ए और बी इनपुट करा और उसको बता दिया कि हाँ इसका लेफ्ट साइड ए है, राइट साइड बी है। तो ये फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन में क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट 0 है और सेकंड भी 0 है तो इसका मतलब हम लीफ नोड पे ही खड़े हैं, तो 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर -1 है तो डी पी ऑफ करंट रिटर्न कर दो। फिर हमारे पास 2 केस हैं, या तो हम लेफ़्ट जाएँ या तो राइट जाएँ। इनको इंट मैक्स से इनिशलाइज कर दिया दोनों को, है ना। तो अगर ये फर्स्ट अगर लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो लेफ़्ट पे चले जाओ, राइट एग्जिस्ट करता है तो राइट पे चले जाओ। चेक कर लो कि हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं कि नहीं। नॉट इक्वल टू सिंबल का मतलब है कि अगर उसके बराबर नहीं है तो उसका मतलब हमें एक स्टेप लगाना पड़ रहा है वहाँ पे। दोनों के केस में वो कर दिया और जहाँ जहाँ जाना था चले गए। करंट -1 इसलिए क्योंकि मैंने बाइनरी ट्री के लिए 1 बेस्ड इंडेक्सिंग का प्रयोग किया और स्ट्रिंग एस के लिए 0 बेस्ड इंडेक्सिंग का प्रयोग किया। फिर हम अपना आंसर डी पी ऑफ करंट में स्टोर करा लेंगे। अगर वो अगर ऑलरेडी हमारी मेमोरी में पड़ा हुआ है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, है ना। ठीक है, तो इतना ही था। डी सवाल थोड़ा कठिन था। डी सवाल मैंने पढ़ा था और मैंने सोचने का भी प्रयास किया था, हालांकि मैं सोच नहीं पाया। अगर कोई डी का हल मेरे से शेयर करना चाहता है, चर्चित करना चाहता है तो ज़रूर आए मेरे पास और डिस्कस करें। आप कम्युनिटी को सहायता मिलेगी। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए।